नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है मालवा का दंगल। जी हां, हम बात कर रहे हैं चौथे चरण की और चौथे चरण का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि चौथे चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर मतदान होना है और ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी को अपना गढ़ बचाने की चुनौती है तो वहीं कांग्रेस इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। तो चौथा चरण कितना खास होगा, पार्टियों की तैयारी कैसी है और कितनी चुनौतियां हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चौथे चरण में मालवा का दंगल होने जा रहा है। 13 मई को मालवा निमाड़ की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। खास बात यह है कि मालवा निमाड़ में किसी बड़े नेता यानी केंद्रीय नेता प्रचार में नहीं उतर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ स्थानीय नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर घमासान स्थानीय नेता संभाल रहे प्रचार की कमान। सीएम, डिप्टी सीएम के इलाकों में होगा मतदान। पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में चुनाव। चौथे चरण में 6 मंत्रियों की भी साख दांव पर। कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट की परीक्षा। इंदर सिंह परमार, निर्मला भूरिया का भी एग्जाम। चैतन्य कश्यप, नागर सिंह चौहान की भी परीक्षा। जीत का अंतर बड़ा रखने का सियासी दबाव। इंदौर में नोटा भी बीजेपी के लिए चुनौती। मालवा निमाड़ बीजेपी का गढ़ है। विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद सरकार और संगठन दोनों पर बड़ी जीत हासिल करने का प्रेशर है, तो कांग्रेस को 24 के रण में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जीत की आस है। दंगल से पहले दावों का दौर है। कांग्रेस मैदान में ही नहीं है। मालवा का गढ़ इंदौर में कांग्रेस जिस प्रकार के हालातों में है वो सबके सामने प्रत्याशी के बाहर होने से उजागर हो चुकी है और बाकी जगह कांग्रेस नाम मात्र के लिए चुनाव लड़ रही है, लड़ने लायक बची नहीं है। कार्यकर्ता लुप्त और सुप्त हैं और हम 7 बाकी शेष सीटों पर भी चुनाव जीतेंगे। स्वाभाविक है, अंतिम चरण का चुनाव है और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पूरे के पूरे ट्राइबल बेल्ट में जिस तरह का जनसमर्थन हमें दिखाई दे रहा है, हमें बहुत उम्मीद जगी है कि वहां हम चौथे चरण में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मालवा निमाड़ में चुनावी मंच तैयार है, प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। अब सवाल ये है कि मालवा के दंगल में किसका मंगल होगा। तो मालवा का दंगल किसका मंगल? देखिए, ये चौथे चरण का मतदान है, यानी कि आखिरी चरण का चुनाव। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इस चुनाव में तमाम सीटें जीतने की, और कोशिशें प्रचार में साफ तौर पर दिखाई भी दी। लेकिन चलिए चर्चा में जाए इससे पहले बंसल न्यूज के सुलगते सवाल आपको बता दें। सवाल नंबर 1 का चौथे चरण में हो रहा है मालवा का दंगल, आखिर किसका मंगल करेगा? बड़ा सवाल, चौथे चरण का मालवा का दंगल किसका मंगल करेगा? दूसरा सवाल, बीजेपी के गढ़ मालवा निमाड़ में कांग्रेस का सियासी रंग क्या जम पाएगा? ये बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल, बेहद अहम सवाल, स्थानीय नेताओं की प्रतिष्ठा पर हार जीत का क्या असर पड़ेगा और कितना असर पड़ेगा? तो स्थानीय नेता यहां पर बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि उनकी साख दांव पर है। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए सबसे पहले उनका परिचय करा दें। और हमारे साथ जो मेहमान है, बृजमोहन लोहिया जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। संतोष गौतम जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। कुछ देर बाद हमारे साथ मनोज सैनी जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले बृजमोहन लोहिया जी, ब्रजगोपाल जी, माफ कीजिएगा, ब्रजगोपाल जी, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप चूंकि आपने बहुत कुछ पाया है यहां पर, लेकिन साख तो दांव पर है। कितनी तैयारी आप देख रहे हैं, जमीनी हकीकत? नहीं, देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित हमेशा इसलिए खोने हैं क्योंकि सब कुछ हमारे पास, वहां लोकसभा की पूरी सीटें हमारे पास हैं। तो निश्चित हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम उनको वापस रख सकें। जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में लक्ष्य तय किया था कि 2014 में हम 27 सीट जीते थे, 2019 में हम 28 जीते थे और 2024 में हम पूरी 29 सीट जीत सके। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता
सब काम कर रहे हैं और जनता की तरफ से जो प्रतिसाद मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाला है। उसमें उत्साह जब और बढ़ जाता है जब इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार अपना फॉर्म विड्रॉ कर लेते हैं। उससे भी ज्यादा कल जो आपने देखा कि किस तरह सभा में वोट पाने की चाहत में, जो अभी मुकेश नायक जी कह रहे थे कि ट्राइबल, वो कहते हैं हमारे आदिवासी जनजाति भाई बहनों को प्रलोभन देने का किस तरह से काम हुआ कि अपने ही मैनिफेस्टो से और आगे बढ़ गए और वहां लोगों को लालच देने का काम किया और इस तरह डिवाइड करने का काम किया कि जो भारतीय कानून जिसकी अनुमति नहीं देता है कि एक से अधिक विवाह करने वालों को हम दो बीवियां हैं तो दुगने पैसे देंगे, तो कांग्रेस की हताशा भी दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी का उत्साह भी दिखाई दे रहा है। और जहां तक आपका प्रश्न था कि केंद्रीय नेतृत्व वहां मौजूद नहीं है, वहां प्रधानमंत्री जी दो दो सभाएं यहां कर कर जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, सारे नेता वहां कमान संभाले हुए हैं और खुद ये राष्ट्रीय नेता हैं। देखिए, कोई नेता मध्य प्रदेश के बाहर से आए, मध्य प्रदेश खुद एक ऐसा संगठन की दृष्टि से राज्य है जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की बहुत शानदार टीम है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी वहां पूरे प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी सीटें वहां की जीतने जा रही है और बहुत कंफर्टेबल और अच्छे मार्जिन के साथ जीतने जा रही है। और हमारे साथ मनोज सैनी जी भी जुड़ गए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन पहले संतोष गौतम जी मैं आपके पास आऊँगा। संतोष जी, यहाँ तो जो है आपको पाना ही पाना है, बहुत मुश्किल है, बीजेपी का गढ़ है, लेकिन ये चौथा चरण है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या आपको कितनी चुनौतियां कितनी सीटों पर दिखाई दे रही हैं? देखिए, मैं साफ तौर पर कह दूं कि मालवा में कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। तो कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी कर रही है, कांग्रेस को पूरी कोशिश कर रही है कि मालवा में कांग्रेस का बहुमत रहे। और निश्चित रूप से हमको धार झाबुआ से पूरी उम्मीद है और जो मालवा उज्जैन में हमारा प्रत्याशी अच्छा है। इंदौर में चूंकि परिस्थितियां अलग हो गई और इंदौर में जिस तरीके से राजनीतिक दादागिरी हुई है, यहाँ पर लोकतंत्र का हरण हुआ है, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है और कैंडिडेट का एक प्रकार से अपहरण कर लिया गया। तो मैं समझता हूं यह जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसे मैं नहीं कह रहा हूं, उसके सर्टिफिकेट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय सुमित्रा महाजन जी जो 8 बार सांसद रही इंदौर की, उन्होंने ये कहा कि इंदौर में अच्छे लोगों ने मन बना लिया है नोटा को वोट देने का और वो लगातार मुझे भी फोन कर रहे हैं। सुमित्रा महाजन अकेली नहीं है, सत्यनारायण सत्तन जी ने भी इस बात की पुष्टि की है। वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी हों, चाहे अपने अशोक वानखेड़े जी हों, अशोक वानखेड़े जी ने तो कल यहाँ पर लोकतंत्र बचाओ समिति के कार्यक्रम में यह तक कह दिया कि इंदौर में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, मैं उसकी श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने आया हूं, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि विभिन्न राज्यों में सरकारें गिराने के अपने आदत के अनुरूप आज वो लोकसभा में भी ऐसा करने लग गई। सूरत में उसने ऐसा दबाव डाला कि सूरत में एक निर्दलीय प्रत्याशी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। अगर मान लो कांग्रेस का प्रत्याशी वहां पर नहीं था मैदान में, तो क्या निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में टिकने को तैयार नहीं थे? मैं समझता हूं ईडी, सीबीआई, प्रलोभन ये किस हद तक गिरेंगे। खजुराहो में आपने देखा, वही सीन आपने इंदौर में देखा। गांधीनगर में प्रत्याशियों से पर्चे वापस कराने की बातें आई, इंदौर में तो यहां तक हुआ कि निर्दलीय प्रत्याशियों के फर्जी हस्ताक्षर से उन्होंने नामांकन फॉर्म वापस करा लिए। इतने गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार शुचिता की बातें करती, शर्म आनी चाहिए। ठीक, मनोज जी का रुख करूंगा मैं। मनोज जी, आप तो चप्पे चप्पे से वाकिफ है मालवा निमाड़ की, और आप विधानसभा चुनाव के दौरान भी आप घूमे थे और उसके बाद देखिए आपने लोकसभा चुनाव में भी जो है मालवा निमाड़ की धरती का रुख किया। किस तरह के हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं? अगर मैदानी हालात की बात करें, जमीनी हकीकत की बात करें, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, दो दौर के जब मतदान हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे दिखाई देता उससे सबक लिया और तीसरे दौर का जब मतदान हुआ तो उसका असर भी दिखाई दिया। जब वोट का प्रतिशत बढ़ा, वोट का प्रतिशत बढ़ने के पीछे भी शायद वजह यही रही कि एक तो बड़े नेता चुनाव मैदान में दिखाई दिए, शिवराज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता दिखाई दिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के भी दिग्विजय सिंह थे, तो एक वोट का प्रतिशत बढ़ा। चौथे दौर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुझे दिखाई दे रहा है कि बूथ की एक तैयारियां की गई है, लेकिन कांग्रेस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मालवा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। मैं अभी झाबुआ अलीराजपुर की बात करें, मंदसौर, रतलाम,
नीमच सभी जगह अभी लगातार मैं देख रहा हूं, तो ये तो नजर आता है कि मोदी की चर्चा तो हर जगह है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी के चर्चा के बीच में कुछ टिकट, जैसे दिलीप गुर्जर को मंदसौर से टिकट दे दिया, तो दिलीप का अपना एक काम करने का तरीका है। हम यदि बात करते हैं झाबुआ अलीराजपुर की या झाबुआ रतलाम की, तो वहां से नई कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने, आज उन्हीं से मेरी बात हो रही थी, तो उनको खबर ही नहीं थी कि मेरे को टिकट मिल जाएगा। वो जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, उन्होंने 3 दूसरे नामों की रायशुमारी में अपना नाम देकर आ गई, बाद में पता लगा कि उनको टिकट मिल गया। तो ऐसे व्यक्ति, एक नए चेहरे को मौका दिया है। लेकिन कांतिलाल भूरिया के पास अपना एक नेटवर्क है, 4 बार के वो सांसद रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे, तो उनका अपना नेटवर्क है। तो निश्चित रूप से वहाँ एक फाइट दिखाई देती है, लेकिन उस फाइट में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बूथ पर काम करती है, तो उसका असर भी दिखाई दे रहा। लेकिन ललित, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मोदी को किस तरह इनकी जिस तरह भी काम करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का रहा होगा, तो घर घर मोदी तो पहुंचे। और जब हम लोगों से पूछते हैं कि अब वोट आप कैसे करेंगे, तो वो प्रत्याशी को नहीं, मोदी को चेहरा देखना चाहते, और शायद बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी है। लेकिन कांग्रेस नोटा को लेकर जो बात चल रही है, इंदौर को लेकर, तो इंदौर में भी लोगों से बात की। निश्चित रूप से वो जो घटनाक्रम हुआ है, उससे कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं। अब उसका फायदा क्या नोटा के रूप में कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई देगा? क्या वो जब हम मतों का गिनती हो रही होगी, आकलन हो रहा होगा, परिणाम आ रहे होंगे, तो क्या उसमें दिखाई देगा? अभी तक बिहार ने ये सबसे ज्यादा नोटा का रिकॉर्ड बनाया, करीब 53,000 मतों वहां से मिले थे नोटा को। उसके बाद बाकी जगह जरूर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश का क्या इंदौर ऐसा करेगा? तो मुझे लगता है दोनों तरफ से इस समय एक नई बहस छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, जैसा बूथ पर वो काम करती, कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता बूथ तक पहुंच जाए और वोट का प्रतिशत बढ़ाकर एक नया रिकॉर्ड यहाँ बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ लगी। बहुत दिलचस्प चुनाव है इस बार का, पर यह जरूर कहा जाएगा कि जैसा गौतम जी कह रहे थे कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो ये बात सच है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यदि कुछ पाती है तो वो उनके खाते में जुड़ जाएगा, पर बहुत कसमेकस है, बहुत टफ है चुनाव, ये कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी मुझे बेहतर नजर आती है, इसे कहने में कोई हक। मनोज जी, आपने सही कहा कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, वो बड़ी जद्दोजहद के साथ जो है मैदान में उतर जाता है, क्योंकि उसको पता है उसको खोना तो कुछ नहीं है, पाना ही पाना है। ब्रिज गोपाल लोया जी, मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, लोकसभा में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन हमने अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, धार की बात करें, खरगोन की बात करें, आप खुद भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में वहाँ थोड़ा सा बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, कांग्रेस की सीटें ज़्यादा हैं। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव के लिए आप जा रहे हैं, केवल मोदी के सहारे हैं, या फिर आपको लगता है कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में लोगों ने आपको उतना प्रतिसाद नहीं दिया, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, देखिए ललित जी, पहले तो मैं आपको ये कहूं कि जिन विधानसभा सीटों में, जिन लोकसभा का चुनाव है चौथे चरण का, वहां उनको हम विधानसभा में वर्गीकृत करेंगे तो मालवा निमाड़ में 64 सीटें हैं, और विधानसभा के चुनाव में भी 48 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। जहां तक प्रश्न है धार का, तो धार में तो 2018 का परिणाम भी यही था, मगर 2019 का परिणाम भी आप और मध्य प्रदेश जानता है। अब प्रश्न एक बात का है कि हमारे साथी आदरणीय संतोष जी कह रहे थे कि ईडी, सीबीआई किसके लिए कैसे ये नाम ले पाते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। परसों से सुनता आ रहा हूँ इन्हीं सबके मुंह से कि हमने तो देश को आजादी दिलाई थी, अंग्रेजों से 200 साल का संघर्ष किया। क्या आपको लगता है कि ये वो बात सही है या ये बात सही है? क्या इतने डरपोक अगर ये कह रहे हैं, इनकी बात को अगर मान लिया जाए, तो क्या उस राजनीतिक दल का डीएनए इतना कमजोर हो गया कि आप संघर्ष की स्थिति में नहीं बचे? वास्तविक कारण को कभी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करता है कि कांग्रेस का अयोग्य नेतृत्व कांग्रेस से मोह भंग होने का कारण है। चाहे जनता हो, चाहे कार्यकर्ता हो और चाहे नेता हो, वो किसके भरोसे, किसके आश्रय चुनाव लड़े। एक बात और है, जो अभी कह रहे थे कि इंदौर में प्रत्याशी को हमने नहीं किया, आपने सुना होगा उस दिन सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया में तैरते रहे कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता वहां क्या कह रहे थे। तो या तो फिर आप उन कार्यकर्ताओं को भी झूठा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, जो अभी कह रहे थे कि हम माने मनोज जी कह रहे थे कि संघर्ष है, हो सकता है कि कहीं संघर्ष भी हो, परंतु हम इसे लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर मानते हैं, क्योंकि जहां संघर्ष जितना ज्यादा कठिन होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां उतनी ज्यादा मेहनत करता है और उस जगह सफलता की गारंटी बहुत ज्यादा होती है। जहां एक तरफा वातावरण होता है, वहां तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के मन में थोड़ी बहुत चिंता हो, परंतु संघर्ष तो इंदौर के बारे में भी यही सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वभाव है। मैं फिर से कह रहा हूं कि
चाहे 23 का परिणाम हो और चाहे 19 का परिणाम हो, ठीक। इन्हें भारतीय जनता पार्टी दोहराने जा रही है और वो इस आधार पर दोहराने जा रही है कि किस तरह विकास लोगों तक पहुंचा है, किस तरह गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ लोगों को सीधे मिला है, उसमें कोई लीकेज नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और ये जो पब्लिक के बीच में ये जो मानसिकता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की और भारतीय जनता पार्टी की, वो हमें चुनाव में सबसे ज्यादा आगे रखती है, जो मनोज जी भी जिसकी पुष्टि कर रहे हैं। ठीक। संतोष जी, आपने इंदौर का जिक्र किया, आपने कहा कि बीजेपी कोशिश कर रही है ईडी का और तमाम प्रकार के डर दिखाकर जो है आपके कार्यकर्ताओं नेताओं को जो है फंसाने का डर दिखा रही है और अपने में शामिल कर रही है। लेकिन कहीं एक सवाल उठता नहीं है, आपने सूरत तक का नाम ले लिया, आपको कहीं नहीं लगता कि कांग्रेस अपने नेताओं को बचा नहीं पा रही है? असंतुष्ट जितने भी नेता हैं उनसे बातचीत नहीं कर पा रही है, उसका कोई ऐसा कैडर नहीं है जो समाधान निकाल सके, उनके साथ तालमेल करके बातचीत कर सके। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी एक चिंतन मनन का दौर चलना चाहिए। नहीं, देखिए ललित जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर तो निश्चित ही चिंतन मनन का दौर शुरू होना चाहिए और हो चुका है। मैं कहता हूं कि वो इस चुनाव परिणाम में आपको परिलक्षित भी होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो खराब है अभी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या इससे भारतीय जनता पार्टी के पाप धुल जाते हैं? मेरा सीधा प्रश्न ये है कि क्या ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? और अरविंद केजरीवाल जी का एक प्रसिद्ध वक्तव्य है कि मुझे 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए, आधी भारतीय जनता पार्टी आप पार्टी में शामिल होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस प्रकार की जो एजेंसियों की ताकत है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। क्यों हेमंत सोरेन जेल काट के आए, क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल काटने जाना पड़ा? मैं कहता हूं कि हो सकता है ये भ्रष्ट हो, इनकी जांच में ये सिद्ध भी हो जाए कि दोषी हो, लेकिन क्या इससे ये साबित नहीं होता कि हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी समान कार्रवाई होना चाहिए थी, अजीत पवार पर भी समान कार्रवाई होना चाहिए थी? आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मुझसे दूसरी बहस में कह रहे थे कि कांग्रेस को शर्म आना चाहिए कि वो इंदौर में नोटा का समर्थन कर रही है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को क्यों शर्म आना चाहिए कि कांग्रेस नोटा का समर्थन करे? वो तो संविधान द्वारा हमको दिया गया एक विकल्प है, हमको इस देश की सरकारों द्वारा और हमारे इस देश के कानूनों द्वारा दिया गया एक विकल्प है, चुनाव आयोग द्वारा दिया गया विकल्प है। हम कोई प्रज्वल रेवन्ना के साथ थोड़ी खड़े जो हमको शर्म आना चाहिए। मनोज जी कुछ कह रहे हैं, मनोज जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है पार्टी खड़ी है, ठीक है संतोष जी, मनोज जी कुछ कह रहे हैं। संतोष जी मेरा एक सवाल था, जितना नोटा के लिए कांग्रेस मेहनत कर रही है, क्या बाकी सीटों पर भी कांग्रेस उतना ही मेहनत कर रही? देखिए, ये तो आप मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का हम दो जो दौर रहे उसको लेकर आपको, जैसा आप दावा करते हैं कि 2 दौर में बहुमत, माफ करिएगा, वोट प्रतिशत कम हुआ और उसका नुकसान हुआ बीजेपी को, कांग्रेस को फायदा मिला, जैसा आप लोग कह रहे थे। तीसरे में उन्होंने मेहनत की, जैसा उनका दावा है, और वोट का प्रतिशत बढ़ गया। अब सवाल यह है कि आगामी जो बाकी सीटें हैं, इंदौर के लिए तो आप नोटा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जीतने की तैयारी किस सीट पर कर रहे हैं? ये मेरा आपसे सवाल। देखिए, निश्चित रूप से देखो मनोज भाई, आप तो मालवा निमाड़ को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपने अभी कहा भी कि कई सीटों पर कड़ी टक्कर है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इंदौर में तो चलो हमारे पास प्रत्याशी है नहीं हमारा, तो हम नोटा के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाकी कोई सीट मालवा निमाड़ की ऐसी नहीं। मनोज जी, आपने भी जाकर जमीनी हालात देखे होंगे, चाहे आप धार की बात कर लें, चाहे झाबुआ अलीराजपुर की बात कर लें, हमारे मजबूत प्रत्याशी और पूरी ताकत से पूरे मैदान में है। हमको मालवा निमाड़ में इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, और ये मैं कोरे आधार पर नहीं कह रहा हूं, जमीनी तैयारियों के आधार पर कह रहा हूं कि मालवा निमाड़ में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। मनोज जी, एक सवाल मेरा है कि ये जो चौथा चरण है, इसको लेकर थोड़े मुद्दे भी अलग हो रहे हैं क्या? क्योंकि मैं अगर बात करूं, देखिए 2 चरण 3 चरण हम बात करें, शुरुआत के 2 चरण जो है मतदान प्रतिशत कम हुआ, उसके बाद थोड़े मुद्दे बदले, तीसरे चरण में कुछ अलग रहे, चौथे चरण में आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे कुछ अलग हैं? धर्म, हिंदुत्व, इन तमाम चीजों पर बातचीत हो रही है आजकल? देखिए, मुद्दे भी बदले हैं और चौथे चरण में एक और दिलचस्प बात दिखाई दे रही है कि स्थानीय नेताओं की बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से आते हैं, और वो सीट, यदि उज्जैन लोकसभा की हम बात करते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं उनके रोड शो को कवर कर रहा था, नागदा उज्जैन में ही था, तो समझ आ रहा था कि वो उनको भी मेहनत करना। कैलाश विजयवर्गीय जैसे चेहरे हैं, तुलसी सिलावट है, तो सभी लोगों की बातचीत भी दाव इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है ललित कि हमें जीतना तो है, जैसा बीजेपी लगातार जिन सीटों का हम जिक्र करते हैं, देखिए 3 बार से तो बीजेपी के पास ही रही है, बीजेपी का गढ़ माना जाता। झाबुआ को छोड़ दिया जाए तो वो बीजेपी के खाते में जाती रही, और इस बार बीजेपी इस बात पर काम कर रही है कि कैसे वोट का प्रतिशत बढ़ाते हुए हम जीत का अंतर और ज्यादा कर दें। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, जैसा संतोष कह रहे थे या मैंने भी देखा है, तो कुछ सीट तो ऐसी है जहां शायद बीजेपी को ज्यादा तैयारी करनी पड़ी है, चाहे वो झाबुआ अलीराजपुर की बात करें या धार की बात करें, क्योंकि ये वो जनजातीय आदिवासी सीट है।
पिछली बार अभी आप जो कह रहे थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, पिछली बार भी मालवा ने विधानसभा में 2018 की अपेक्षा बहुत बेहतर साथ दिया और इसीलिए 163 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी आई। तो बीजेपी के पास पाया ही पाया है और उस पाने को बरकरार रखना ये बड़ी चुनौती है। और कांग्रेस के लिए यह है कि जीत का अंतर वो कितना कम करेगी, कितनी सीट पर जीतेगी। तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं को बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस को निभाना पड़ेगी। जो मुझे दिखाई देता है, यदि मोदी की बात है तो राहुल की बात लेकर भी जाना पड़ेगा। ब्रिज गोपाल जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, एक आखिरी कमेंट आपका, बहुत समय कम बच गया, आप और कॉन्फिडेंट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, परंतु राजनीति में जो हमेशा कहा जाता है कि शिखर पर पहुंचना आसान होता है, शिखर पर बने रहना कठिन होता है। परंतु 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि अगर सुशासन और गरीब कल्याण आपके मन में है तो आप शिखर पर बने रह सकते हैं, और वही परिणाम भारतीय जनता पार्टी दोहराने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। देखिए, समय इतना ही था। ब्रज गोपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े थे, मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये कह सकते हैं कि 3 चरण हो चुके हैं, चौथा चरण है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों ही अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करती है। क्योंकि फर्स्ट 2 फेज हो चुके हैं, 3 फेज हो चुके हैं, तब तक पार्टियों का अपना खुद का सर्वे भी होता है, उनको अंदाजा लग जाता है कि कहाँ और कितनी मेहनत कम पड़ी है, कहाँ ज़्यादा करनी है। बहरहाल चौथा चरण बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आने वाला समय बताएगा कि ये चरण कैसा होता है और किस तरह की तैयारियां पार्टी की दिखाई देती है और मतदान कैसा होता है, ये तो रिजल्ट बताएगा। बहरहाल इस आज का मुद्दा में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, नाम ने पकड़ा तूल, स्कूल या फिर सियासी टूल। हमारी सहयोगी साक्षी के साथ।